नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज स्टूडियो से नहीं, मैं आपको लेकर आई हूं 7000 फीट ऊपर हिमालयन दार्जिलिंग की जो हिमालयन रेलवेज है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये टॉय ट्रेन, जो कि टूरिज्म हब तो है ही, लेकिन राजनीति की राह भी अच्छे से आपको दिखाती है। और ब्रिटिश काल से शुरू हुई, 1881 में ये टॉय ट्रेन शुरू हुई थी और आज तक चल रही है और ये है दार्जिलिंग के लोगों की पहचान। तो आज हम ये बताएंगे आपको कि ये पुरानी पटरियां क्या राजनीति में कोई नया सफर तय करेंगी, क्या ये पुरानी पटरियां अब किसी नए राह पर आपको लेकर चलेंगी, क्योंकि यही पटरियां यहाँ के लोगों की शान भी है, आन भी है। और अब यहाँ का जो मुद्दा है टूरिज्म का, वो अब एक सियासी मुद्दा बन चुका है जो सत्ता के ऊपर और सत्ता के बाहर कर सकता है। बंगाल के चुनावी रण में बात आज एक ऐतिहासिक विरासत की, जो सिर्फ पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग की खूबसूरती नहीं है, बल्कि बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेस्टिनेशन बन चुका है। हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यानी टॉय ट्रेन की। यूनेस्को की इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पटरियों पर इस वक्त विकास के नाम पर वोटों की रफ्तार दौड़ रही है। एक तरफ पीएम मोदी का विकासवाद है तो दूसरी तरफ ममता दीदी का पहाड़ प्रेम। आखिर 2026 के चुनावी मोड़ पर ये छोटी सी ट्रेन इतनी बड़ी सियासी वजह कैसे बन गई, आज हम ये जानेंगे। मौजूद हूँ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज पर। ये दार्जिलिंग का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट आकर्षण वाली जगह है। अब आप देखिए, बाइनॉक्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये वो जगह है जहाँ से आप कंचनजंगा देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ से आपको चाइना बॉर्डर एकदम साफ तरीके से दिखेगा। अगर मौसम साफ है तो यहाँ पर कंचनजंगा का व्यू दिखता है, पूरा चाइना का बॉर्डर यहाँ से नज़र आता है। और आप देखिए, मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगी, ये वो जगह है जहाँ पर कुछ देर बाद टॉय ट्रेन आने वाली है। पीछे से आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये एक सियासत की भी अड्डा है। क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि जो रोजगार का मुद्दा है वो हम सुलझा देंगे टूरिज्म से। कैसे? आपने देखा अयोध्या में टूरिज्म से तस्वीर बदल दी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला। वैसे आपने बनारस देखा, टूरिज्म से लोगों को रोजगार मिला, तस्वीर बदली। वैसे ही यहाँ का टूरिज्म ही यहाँ की ताकत है। लेकिन अभी तक वही पुरानी पटरियाँ। बीजेपी ने दावा किया है कि अगर हम आएंगे तो हम टॉय ट्रेन का कायाकल्प कर देंगे, हम यहाँ पर टूरिस्ट को आकर्षित करेंगे। हर घर में, हर घर मजबूत होगा टूरिज्म से। तो ऐसे में वो बोगियों की तस्वीर बदलना, वो यहाँ पर ट्रेन की तस्वीर बदल देना 1881 से शुरू हुई थी और आज भी चल रही है। तो वो हेरिटेज और मॉडर्नाइजेशन के बीच के संतुलन को बनाने का दावा कर रही है। वहीं ममता दीदी कहती हैं कि यहाँ पर दिल्ली का दखल नहीं होने देंगे और मैं जैसा विकास लेकर आ रही हूँ वैसा ही करेंगे। ऐसे में ये जगह ना सिर्फ टूरिस्ट के लिहाज से बल्कि राजनीति के सफर के लिहाज से भी बेहद खास है। ममता बनर्जी इसे बंगाल का गौरव बताकर क्षेत्रीय भावनाओं को उभारती हैं। वहीं पीएम मोदी इसे ग्लोबल हेरिटेज बनाकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, दार्जिलिंग की ये टॉय ट्रेन यात्रा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इसे 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और ये लोकप्रिय यात्रा दार्जिलिंग को सिलीगुड़ी से जोड़ती है। ये न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक लगभग 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये टॉय ट्रेन दार्जिलिंग के चाय के बागानों से होकर गुजरती है। दार्जिलिंग स्टेशन से बतासिया लूप होते हुए 7407 फीट तक जाती है और लौटती है। ये स्टीम और डीजल
दोनों इंजनों से संचालित होती है। दार्जिलिंग की हसीन वादियां और ये छुप छुप चलती टॉय ट्रेन देखने में ये एक सुहाना सफर लगती है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति उतनी ही पेचीदा है जितने की हिमालय के घुमावदार रास्ते। पश्चिम बंगाल की सियासत में चाय, पर्यटन और ट्रेन के ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जो सिलीगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक की सीटों का फैसला करते हैं। इस टॉय ट्रेन की कहानी इतिहास से शुरू होती है और ब्रिटिश काल से शुरू होती है। जब ब्रिटिशर्स आए थे तब उन्होंने इसे बनाया था और मकसद था चाय और व्यापार, और धीरे धीरे ये बन गई दार्जिलिंग की पहचान और आज भी है। लेकिन इस पहचान के बाद यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित किया और आज देश भर से, दुनिया से लोग इस टॉय ट्रेन में घूमने आते हैं। लेकिन आज दार्जिलिंग के लोगों के अंदर वो उम्मीद थी कि एक दिन ये स्विट्जरलैंड जैसा टूरिज्म हब बने, लेकिन ये नहीं बन पाया। अब सवाल ये है कि ये टॉय ट्रेन जो इतिहास को संजो के रखता है, क्या उसको संरक्षण मिलेगा और क्या हेरिटेज के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी इसको मिलेगा? जब ये दार्जिलिंग के लोगों की पहचान है तो क्या ये दार्जिलिंग के लोगों की हाथ, आय और जेबें मजबूत करेगा? तो आज सियासत का ये बड़ा मुद्दा हो गया है। गोरखा के लोग मानते हैं कि जो इसका खर्च होगा, जो इससे आय आती है, वो गोरखा लैंड और हिल के डेवलपमेंट के लिए यूज हो। लेकिन इसी को लेकर सियासत तेज है। अब दीदी से जनता की उम्मीदें हैं कि वो टॉय ट्रेन और यहाँ के जो टूरिज्म है उसमें एक बड़ा तब्दीली करे, और वहीं बीजेपी ये दावा करती है कि हम आएंगे तो हम टॉय ट्रेन की सूरत बदलेंगे, हम टूरिज्म को बड़ा आकर्षण यहाँ तक लेकर आएंगे। और जहाँ तक बात है कि टॉय ट्रेन में चढ़े हर व्यक्ति एक वोट बैंक है, ये सिर्फ बात टूरिस्ट की नहीं है, ये पूरे एक वोट बैंक की बात है। और आज इसी पर पूरे नॉर्थ बंगाल की सियासत टिक गई है। केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए टॉय ट्रेन अमृतकाल के विकास का चेहरा है। रेल मंत्रालय ने इसके संरक्षण और आधुनिकीकरण के लिए करोड़ों का बजट आवंटित किया है। दिल्ली का संदेश साफ है कि दार्जिलिंग की पहचान को हम संवार रहे हैं। विकास का फैक्टर रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाना। सियासी दाव की बात करें तो उत्तर बंगाल में बीजेपी की पकड़ को मजबूत करना और गोरखालैंड की मांग के बीच विकास ही सबसे बड़ा मरहम है। हालांकि पहाड़ की असली देखभाल राज्य सरकार कर रही है। दीदी का मास्टर स्ट्रोक है स्थानीय कनेक्ट, लेकिन क्या ये कनेक्ट इस बार के बंगाल चुनाव में कनेक्ट हो पाएगा? ये जो टॉय ट्रेन में बैठे लोग हैं ना, ये सिर्फ टूरिस्ट नहीं है, ये यहाँ के लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, ये चाय बागान के मजदूर हैं, ये जो अपना टूरिज्म से पेट पालते हैं, घर चलाते हैं, ये वो लोग हैं। यहाँ पर शॉल बेची जाती है, यहाँ पर टॉय ट्रेन चलाने वाले जो लोग हैं, अब वो तमाम लोग यहाँ के विकास से ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन घूम फिरकर सवाल ये है कि ये जो पुरानी पटरियाँ हैं, क्या ये किसी नए राह की तरफ लेकर जाएंगी? क्या यहाँ के लोग सिर्फ वही 20 रुपए पर डे के चाय बागान की मजदूरी पर चलते रहेंगे, या फिर छोटी शॉलें बेच के चलती रहेंगे, या फिर कुछ नया उनके साथ होना बाकी है? सवाल ये है कि किस तरीके से अब ये यहाँ की जो पहचान है टॉय ट्रेन, अब ये उनकी ताकत बनेगा। और यहाँ के लोग भी उम्मीद करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन और हेरिटेज को संजोते हुए यहाँ पर कुछ नए बदलाव हो, यहाँ पर टूरिज्म की स्थिति और तस्वीर बदले। और इस लिहाज से एक बड़ा राजनीतिक सवाल पूछते हैं ये कि क्या जो हमारे इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, खूबसूरत रहा है, वर्तमान उतना स्थिर है? ये पटरियाँ ये भी सवाल पूछती हैं कि क्या आने वाला भविष्य हमारा मजबूत होगा, और अगर होगा तो वो कौन होगा जो वह मजबूती हमें दिलाएगा? टॉय ट्रेन की आय पर अधिकार का मुद्दा गर्म है। जीटीए यानी कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन अब मांग कर रहा है कि इस ट्रेन की कमाई का हिस्सा पहाड़ों के विकास में लगे। 2026 में जो दल इस पटरी पर सही तालमेल बिठाएगा, पहाड़ की चाबी उसी के पास होगी। वादे होते हैं मॉडर्न बोगियां, विस्टाडोम कोच और दार्जिलिंग को स्विट्जरलैंड जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का। बीजेपी का तर्क है कि डबल इंजन सरकार ही इस टॉय को टाई होने से बचाएगी। टॉय ट्रेन का हर स्टेशन एक सवाल छोड़ जाता है। क्या नॉर्थ बंगाल बीजेपी का गढ़ बनेगा?
या ममता बनर्जी इसे सेंधमारी करके ले जाएंगी। सवाल तो ये भी छोड़ जाता है कि जब भारत देश में दार्जिलिंग एक यूनिक पहचान रखता है, टॉय ट्रेन यहाँ पर है, हिमालयों की पहचान रखता है, उस खूबसूरती की पहचान रखता है, तो अब तक यहाँ पर उस तरीके की विकास की धारा क्यों नहीं बही इतने सालों में? और बीजेपी यही कहती है कि हम वो लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर पहचान की राजनीति हावी होगी या विकास की राजनीति, ये तो 4 मई को पता चलेगा। यहाँ पर यह भी सवाल टॉय ट्रेन का हर एक स्टेशन छोड़ जाता है कि क्या 4 मई के बाद ये जो सूरत है ये बदलेगी? ये क्या किसी एक नई चेहरे के रूप में तब्दील होगी, या वही उस राजनीति में उस पुरानी पहचान की बात पर दबकर रह जाएगी? तो भले ही ये टॉय ट्रेन धीरे चलती है, लेकिन ये तय करती है कि किसको सत्ता की राह में जल्दी से आगे ले जाया जाएगा। साल पुराना ये इमोशन और ये गोरखालैंड की अपनी एक पहचान है, इमोशन के तौर पे टॉय ट्रेन देखी जाती है। देखिए, सियासत से परे होकर अगर बात करें तो आज ये ज़रूरी है कि इस विरासत को खूबसूरती के साथ जिंदा रखा जाए, इस विरासत को ताकत दी जाए। देखिए, गोरखालैंड ये अपनी अस्मिता के रूप में इसको देखता है, और जो गोरखालैंड की मांग है या जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इसकी कमाई को खुद के विकास के साथ, इस पहाड़ों के विकास के साथ जोड़कर देखता है। यहाँ पर काम करने वाले तमाम लोग जो हैं, चाहे वो इस टॉय ट्रेन में काम करते हो, छोटे व्यापारी हो, वो सब भी इसको अपनी रोज़मर्रा के जीवन, अपने दाल रोटी की तरह देखता है। यानी इस टॉय ट्रेन से तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं रोजगार से, अपने जीवन से। ऐसे में सत्ता में कोई भी आए, पर ज़रूरी है कि इसका विकास हो, इसको संरक्षित किया जाए। लेकिन एक खास बात, गोरखालैंड की जो मांग है, जो अस्मिता है, केंद्र उसे अपने गौरव से जोड़कर देखता है, तो टीएमसी बताती है कि ये दिल्ली का दखल है। देखिए, सियासत में जीत और हार होती रहती है, लेकिन जो देश की विरासत है उसमें कभी ये टॉय ट्रेन हारनी नहीं चाहिए। इसकी जीत सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भारत देश की पहचान है, विरासत है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आए, इस बार इसका विकास करना उसे अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। यहाँ के लोग बड़ी उम्मीद के साथ इस बार वोट करने जा रहे हैं। टॉय ट्रेन दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अगर ट्रेन चलती है तो होटल चलते हैं, गाइड चलते हैं और चाय का कारोबार चमकता है। जो भी पक्ष ये साबित करेगा कि टॉय ट्रेन उसके हाथों में सुरक्षित और विकसित है, वही पहाड़ के लोगों का दिल जीतेगा। जब विदेशी सैलानी टॉय ट्रेन के जरिए दार्जिलिंग आते हैं तो इसका श्रेय केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को जाता है। ये सीधे तौर पर संदेश जाता है कि राज्य सरकार की खींचतान के बावजूद केंद्र सरकार बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस टॉय ट्रेन की पटरियों का मकसद था पहाड़ को जमीन से जोड़ने का। इस टॉय ट्रेन का मकसद ये था, अंग्रेज ये चाहते थे कि यहाँ की जो चाय है, व्यापार है, वो ज़मीन तक जाए, वो और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाए। लेकिन धीरे धीरे ये टॉय ट्रेन यहाँ की पहचान बन गई, और आज पहचान की लड़ाई वर्सेस विकास के बीच में ये फंस के रह गई है। ये पटरियाँ उस राजनीति और उस पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीति के बीच में फंसी हैं, जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हमें अपनी पहचान को बरकरार रखना है, इसलिए कोई बदलाव नहीं करना, और एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि बदलाव के साथ ही विकास आएगा। अब ये टॉय ट्रेन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, या यहाँ के जो वोटर हैं उनकी बात को, उनकी दिल को समझेंगे, तो वो कहेंगे कि हमें अपनी पहचान भी बरकरार रखनी है और हमें विकास भी लेकर आना है। तो कौन होगा वो जो इनकी पहचान को बरकरार रखेगा और साथ में विकास भी लेकर आएगा, जिससे रोजगार के नए आयाम हो। और जिस टूरिज्म के नाम पर हम अपनी ताकत की बात करते हैं, हम उस टूरिज्म इकोनॉमी की बात करते हैं
क्या दार्जिलिंग देश में, उस इकोनॉमी में, उस जिसे कहते हैं हम कि हम 2047 में एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में जाएंगे, उस तीसरी अर्थव्यवस्था तक जाएंगे, तो क्या दार्जिलिंग उसमें योगदान दे पाएगा? और उस विल पावर के साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों को पहचान के साथ साथ विकास दिला पाएगी? ये बड़ा सवाल ये पटरियां पूछ रही हैं।